अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स के हवाले से कि जो हमारे पास प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं उनमें किस तरीके से सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। देखिए हमारे पास वैसे तो हमारे पास एनर्जी पर्पस के लिए यूटिलाइज होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज के अंदर। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, सही है। तो ये हमारे पास यूटिलाइज होता है, सही है, फॉर द एनर्जी पर्पस। तो पूरे हमने सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है, सही है, ग्लूकोज की उसके स्टेप्स देखे थे, ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, किस तरीके से फिर हमारे पास उससे एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, बट जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में इतने ज़्यादा नहीं होते, ग्लूकोज इतना ज़्यादा बॉडी में नहीं होता, जैसे हमारे पास स्टारवेशन की कंडीशन है, मतलब कि बंदा काफ़ी दिनों से भूखा है, सही है। तो इस केस में हमारे पास ग्लूकोज इतना ज़्यादा बॉडी में नहीं होता, बिकॉज उसने खाना नहीं खाया पर्सन ने। सो उस केस में हमारे पास क्या होता है, फिर जो हमारे पास फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, सही है, वो यूज़ होते हैं एनर्जी पर्पस के लिए। बाकी ऑर्डिनरी कंडीशंस में यूटिलाइज नहीं होते। ये यूटिलाइज कब होते हैं, सही है, जब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बॉडी में डेफिशिएंट है, सही है। तो अभी हमारे पास प्रोटीन्स और फैट की यूटिलाइजेशन होती है। तो वो किस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन में अंडरगो करते हैं, सही है, वो हम देखते हैं। देखिए हमारे पास ये इस चार्ट के अंदर दिखाया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सही है, जितने भी हमारे पास होते हैं। जैसे हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सही है, ये हमारे पास कन्वर्ट किस में होते हैं, फाइनली हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, सही है। तो शुगर्स जो होती हैं, सही है, वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होती हैं, ग्लूकोज में। मतलब कार्बोहाइड्रेट पहले पॉलीसेक्राइड होते हैं, सही है, फिर वो डाइसेक्राइड्स जो होते हैं, सही है, डिफरेंट शुगर्स होती हैं, उसमें कन्वर्ट होते हैं, सही है, फाइनली हमारे पास ग्लूकोज होता है। तो अब ग्लूकोज जो होता है हमारे पास, उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होती है, पहले उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास जो ग्लूकोज होता है उससे डिफरेंट हमारे पास दूसरे भी कंपाउंड बनते हैं, सही। उसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बीच में एक शो किया गया है, वो है हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो मतलब ग्लूकोज है उससे डिफरेंट कंपाउंड बनते जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो एक हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बनता है, सही है, बीच में। तो फाइनली हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट के अंदर। बाकी बीच में बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्यों है वो देखते हैं। और फिर हमारे पास जो पायरुवेट होता है, सही है, वो कन्वर्ट किस में होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, सही है, जो कि ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की, उसके नतीजे में फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है। और क्रेब्स साइकिल के नतीजे में हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो होता है उसमें, और ये जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होता है, इन दोनों के दौरान हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, NADH2। और दूसरा हमारे पास क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप के दौरान FADH2 भी बनता है, सही है। तो फिर उसकी क्या होती है हमारे पास, उससे हमारे पास फिर ATP बनते हैं। उस ATP की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो केमी ऑस्मोसिस वाला मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू वो होती है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और इस तरीके से पूरा हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, सही है, बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ दिस शुगर्स, मतलब कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है उससे। तो ये कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन हो गया, जिसमें हमने ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन को देखा। अब देखिए हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं, सही है, और हमारे पास फैट्स होती हैं। देखिए हमारे पास जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सही है, तो क्या होगा, हमारे पास फैट्स जो बॉडी में वो यूज़ होगी, सही है। तो हमारे पास जो फैट्स होती हैं वो क्या होती है, लिपिड का ही फॉर्म होता है। लिपिड्स जो होती हैं उनका ही फैट एक फॉर्म होता है, सही है, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो जो हमारे पास फैट होती है, सही है, वो हमारे पास फैट का जो मॉलिक्यूल होता है वो तीन हमारे पास फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, और हमारे पास एक ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। तो देखें अब हमारे पास फेट्स की यूटिलाइजेशन कैसे होगी। सबसे पहले फेट्स जो होंगी वो हाइड्रोलाइज होंगी ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स के अंदर, बिकॉज हमारे पास जो फेट्स होती हैं, सही, वो बनी हुई होती हैं एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल का और तीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फैटी एसिड के, वो आपस में मिलके फेट को बनाते हैं, सही है। तो जब फेट की हाइड्रोलाइसिस होगी तो वो ग्लाइसरोल और तीन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड में फेट क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास फेट का जो इस्तेमाल होगा उसके अंदर क्या होगा कि फेट हमारे पास इसमें कन्वर्ट होगी ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के अंदर। अब ये जो हमारे पास ग्लाइसरोल होता है, सही, ये कन्वर्ट होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। मतलब जो ग्लाइसरोल होता है हमारे पास, जो कि फेट की हाइड्रोलाइसिस से हमें मिला है, सही है, तो वो कन्वर्ट होगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये क्या है, ये हमारे पास इस ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट है। मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है प्रोसेस, उसका एक इंटरमीडिएट है। तो हमारे पास ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, सही है, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, सही है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस अंडरगो करेगा और फिर आगे जो हमारे पास पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जैसे हमारे पास वो फाइनली पायरुवेट बनेगा, फिर आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम है या क्रेब साइकिल, फिर वो पूरा सेम होगा।
मतलब कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ग्लाइसरोल है सही वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस का, और फिर वो पूरा जो सेलुलर रेस्पिरेशन का ऑनवर्ड प्रोसेस होगा, मतलब कि उससे आगे जो हमारे पास पूरा जो और भी स्टेप होंगे ग्लाइकोलिसिस के वो अंडरगो करेगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पायरुवेट बनेगा, फिर पूरे जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन वाले वो सेम होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो फेट है उसकी हाइड्रोलाइसिस से ग्लाइसरोल बनता है, वो इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन को अंडरगो करता है, मतलब पहले वो कन्वर्ट होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, फिर वो पूरा उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे पास जो फैटी एसिड्स होती हैं, मतलब फेट्स हैं सही यूटिलाइज कैसे होंगे, हाइड्रोलाइसिस होगी तो फैटी एसिड्स भी बनेंगे। तो फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे पास वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो फैट का जो कन्वर्शन होता है ना एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड इस तरीके से हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है हमें पता है क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जो कि एंटर करेगा किसमें, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल के अंदर। तो इस तरीके से फिर हमारे पास वो क्रेब साइकिल में अंडरगो करेगा, सही है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस तरीके से हमारे पास ये फैटी एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, सही है। मतलब फैटी एसिड कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, बाय कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, से रेस्पिरेशन के अंदर, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में ये कन्वर्ट होते हैं जो कि क्रेब साइकिल में अंडरगो करता है, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास फेट की हाइड्रोलाइसिस जो होती है, सही है, उसके नतीजे में ग्लाइसोल और फैटी एसिड जो बनते हैं वो इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन अंडरगो करते हैं। अब देखिए हमारे पास जैसे ग्लाइसोल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और फिर रेस्पिरेशन के अंदर वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जाता है। फैटी एसिड कैसे जाता है, फैटी एसिड पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और एसिटाइल कोएंजाइम ए सही है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो स्टेप होता है क्रेब साइकिल उसके अंदर जाता है। तो इस तरीके से फैट्स की यूटिलाइजेशन होती है, फैट्स की सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं सही है वो कैसे यूज़ होते हैं। देखिए हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं सबसे पहले वो कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से बने हुए होते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं सही है, सबसे पहले इनकी होती है डीएमाइनेशन। क्या होती है इनकी, डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप का रिमूव होना। अब ये जो अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है सही है, ये हमारे पास कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर। NH2 अमीनो ग्रुप होता है या अमाइनो ग्रुप होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, अमोनिया के अंदर। और ये जो हमारे पास अमोनिया होती है सही है, ये हमारे पास लिवर में कन्वर्ट होती है किसके अंदर, यूरिया के अंदर, जो कि यूरिया फिर एक्सक्रीट हो जाती है किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। किडनी हमारे पास फिर उस यूरिया को क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स के अंदर अमोनिया बनती है वो अमोनिया हमारे पास जाती है किसके अंदर, अमोनिया हमारे पास जाती है यूरिया साइकिल के अंदर। यूरिया साइकिल होता है लिवर के अंदर, लिवर में हमारे पास अमोनिया कन्वर्ट होती है यूरिया में, और फिर वो जो यूरिया होती है हमारे पास वो किडनीज में जाती है और किडनी उसको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर देती है। तो सबसे पहले हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना सही है, उनकी डीएमाइनेशन होती है, अमीनो ग्रुप रिमूव होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। एक तो ये चीज़ होती है। तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है सही है, उससे जैसे ही अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है तो उसके बाद हमारे पास जो उसका पार्ट बचता है सही है, उसको हम कहते हैं अमाइल ग्रुप। क्या कहते हैं उसको, अमाइल ग्रुप। अब देखिए हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं ना सही है, तो इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है। सबसे पहले ये हमारे पास इससे अमीनो ग्रुप रिमूव होता है जिसको हम कहते हैं डीएमाइनेशन। उससे पूरा जो आगे फिर उस अमीनो ग्रुप का क्या होता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास जो बाकी पार्ट बचता है ना इस अमाइनो एसिड का, वो हमारे पास अंडरगो करता है सेलुलर रेस्पिरेशन। कैसे अंडरगो करता है वो, बाकी जो पार्ट बचता है सेलुलर रेस्पिरेशन में कैसे जाता है वो सबसे पहले हमारे पास कन्वर्ट होता है, या तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट के अंदर, या फिर वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, या फिर वो हमारे पास किसी और इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब साइकिल के अंदर कन्वर्ट होता है। मतलब कि वो हमारे पास जो डिफरेंट स्टेप्स है ना सेलुलर रेस्पिरेशन के, उसके किसी भी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप के रिमूवल के बाद जो हमारे पास जो उसका पार्ट बचता है सही है, उसको हम कहते हैं अमाइल ग्रुप। क्या कहते हैं उसको, अमाइल ग्रुप। वो हमारे पास कन्वर्ट होगा इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जितने हमारे पास स्टेप्स हैं सही है, उस स्टेप में किसी भी स्टेप के इंटरमीडिएट के अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है, सही है। अब वो किस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी कन्वर्ट हो सकता है, और वो सिट्रिक एसिड साइकिल के किसी इंटरमीडिएट में भी कन्वर्ट हो सकता है। किस में कन्वर्ट होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो आर ग्रुप है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब देखिए हमारे पास होता क्या है कि अगर हम देखें स्ट्रक्चर को अमाइनो एसिड की, तो स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की कुछ ये होती है।
तो ये अमीनो ग्रुप तो हमारे पास रिमूव हो गया। उस अमीनो ग्रुप के रिमूव होने के बाद जो बाकी पार्ट बचा, सही है, हमें पता है कि इंटरमीडिएट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के कौन से भी जो स्टेप्स डिफरेंट हमने पढ़े ना, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, सही है, तो इसके किसी भी इंटरमीडिएट के अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है, सही है, पायरुवेट में भी हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर हमारे पास क्रेब्स साइकिल का दूसरा कोई इंटरमीडिएट है उसके अंदर भी ये हमारे पास पार्ट है अमाइनो एसिड का बचा हुआ, ये कन्वर्ट हो सकता है। किस में होगा कन्वर्ट, वो डिपेंड करता है इस आर ग्रुप के ऊपर कि अमाइनो एसिड का जो बाकी वाला पार्ट है उसमें आर ग्रुप कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से फिर वो हमारे पास जो इंटरमीडिएट होंगे, सही है, उसके अंदर कन्वर्ट होगा, जैसे हमारे पास पायरुवेट में भी हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर या सिट्रिक एसिड साइकिल के किसी इंटरमीडिएट में, और वो जो इंटरमीडिएट होगा वो बाकी जो हमारे पास स्टेप्स होंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के वो अंडरगो करेगा, और इस तरीके से उससे फिर हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन इस तरीके से अंडरगो करते हैं। सबसे पहले उनमें क्या होता है, अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, बाकी जो पार्ट होता है ना, सही है, फिर वो सेलुलर रेस्पिरेशन अंडरगो करता है। कैसे, पहले वो कन्वर्ट होता है किसी इंटरमीडिएट के अंदर, ये हमारे पास जो डिफरेंट स्टेप्स हैं इनमें से किसी भी स्टेप के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, सही है, और फिर वो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन अंडरगो करता है। तो इस तरीके से हमारे पास अमाइनो एसिड्स यूज होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इनफ शुगर, कह रहा है कि जब हमारे पास शुगर की एब्सेंस होती है तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फेट्स और को यूज़ करते हैं, सही है, मतलब जब हमारे पास शुगर की क्या होगी, एब्सेंस होगी, तो शुगर की एब्सेंस के अंदर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म फेट्स को यूज़ करते हैं। एंड ड्यूरिंग इलनेस प्रोटीन्स आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। कह रहा है कि एनर्जी के पर्पज़ के लिए वैसे तो शुगर्स यूज़ होती हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज़ होते हैं, मतलब ग्लूकोज यूज़ होता है, बट जब हमारे पास वो नहीं होता तो उसकी एब्सेंस के केस में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स फेट्स को भी यूज़ करते हैं, सही है, और ख़ास करके इलनेस होती है ना जब हमारे पास, तब बंदा कुछ खा पी नहीं रहा होता, सही है, तो उस केस में हमारे पास फिर प्रोटीन्स भी यूज़ होते हैं, सही है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो हमारे पास जो फेट्स होते हैं वो सबसे पहले कैसे यूटिलाइज कैसे होते हैं, इस्तेमाल उनका क्या होता है, सही है, वो हाइड्रोलाइज होते हैं, सही है, और ग्लाइसरोल और 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के उससे बनते हैं। अब जो ग्लाइसरोल होता है वो हमने पढ़ा कि 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारे पास एक ट्रायोस शुगर मॉलिक्यूल है, मतलब ये ट्रायोस शुगर होती है, सही है, जो कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान वैसे बनती है, सही है, नॉर्मली ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमने पढ़ा था ना कि बनती है, सही है, ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, सही है, तो ये हमारे पास वैसे ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल इस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास एक इंटरमीडिएट है, किसका इंटरमीडिएट है, किसका इंटरमीडिएट, ग्लाइकोलिसिस का, सही है, जो कि वैसे ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है। तो जैसे ही उसमें कन्वर्ट होगा तो फिर वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के वो अंडरगो करेगा, और फिर क्रेब साइकिल में वो जो जाएगा, सही है, तो वो पूरा प्रोसेस ऑनवर्ड सेम होगा सेलुलर रेस्पिरेशन का। उसके बाद जो फैटी एसिड होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, सही है, जो कि फिर क्रेब साइकिल में जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। तो इस तरीके से फैटी एसिड सेलुलर रेस्पिरेशन अंडरगो करते हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है। उसके बाद जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, इससे ये प्रोटीन के, मतलब कि सबसे पहले प्रोटीन हाइड्रोलाइज होगा अमाइनो एसिड में, उसके बाद जो अमाइनो एसिड होंगे प्रोटीन्स के वो कन्वर्ट होते हैं सबसे पहले अमाइल ग्रुप के अंदर। अमाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होते हैं, मतलब हमारे पास जो अमीनो ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है। अमीनो ग्रुप रिमूव होने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं अमाइल ग्रुप, मतलब अमीनो एसिड है ना, सही है, वो उससे हमारे पास वो अमीनो ग्रुप जो होता है या अमाइनो ग्रुप होता है, सही है, वो जैसे ही हमारे पास रिमूव होता है तो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है ना अमाइनो एसिड का उसको हम कहते हैं अमाइल ग्रुप। तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो होते हैं सबसे पहले अमाइल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कि उनसे वो अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, सही है, और बाकी जो पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं अमाइल ग्रुप। तो वो जो हमारे पास अमाइल ग्रुप होता है, सही है, उसका जो हमारे पास आर होता है जैसे हमने डिस्कस किया, मतलब उसके अंदर जो रेडिकल आर होता है, सही है, वो आर ग्रुप डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा, द साइट ऑफ इट ऑक्सीडेशन, मतलब कि वो उसको अब फर्दर किस कहाँ पे ऑक्सीडाइज होना है, सही है, आइदर द कार्बन चेन इज ऑक्सीडाइज इन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल। मतलब कि हमारे पास अब जो हमारे पास अमाइल ग्रुप बचेगा, मतलब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया बाकी अमाइल ग्रुप बचा, तो वो जो अमाइल ग्रुप है, सही है, वो हमारे पास कैसे ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा, मतलब कि वो कौन से उस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, कौन से कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, मतलब कि वो जो पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो कौन से उस कंपाउंड में वो कन्वर्ट होगा, मतलब कि कौन से स्टेप के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन फर्दर होगी, सही है, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडाइज होगा, क्रेब साइकिल में ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस के किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा या क्रेब साइकिल के किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज होगा। वो सारा डिपेंड किस पे करता है, उसकी जो आर होती है ना, आर ग्रुप, वही डिटरमाइन करता है उस साइट को, मतलब साइट ऑफ इट
इट इज़ इट्स ऑक्सीडेशन, आइदर द कार्बन चेन इज ऑक्सीडाइज इन ग्लाइकोलिसिस आर क्रेब साइकिल, मतलब वो कहाँ पे फर्दर उसकी यूटिलाइजेशन होगी, कहाँ पे वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कौन से इंटरमीडिएट में वो कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होगा या क्रेब साइकिल के होगा, सही वो पूरा डिपेंड करता है उसकी आर ग्रुप पे। व्हेन अमाइनो एसिड अंडरगोस रीअमाइनेशन दिस अमोनिया सही एंटर्स इन यूरिया साइकिल। तो जब हमारे पास कह रहा है कि अमाइनो एसिड जो होता है सही उसमें डीएमाइनेशन आती है, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होता है वो यूरिया साइकिल में जाता है, वो भी हमें बता रहा है। तो यही हमें समझा रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।